सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे न्याय, जिसमें हमने प्लेटो के द्वारा दी गई न्याय की अवधारणा को पढ़ा। प्लेटो ने मानव की आत्मा का गुण बताया न्याय। क्या कहा कि मानवीय आत्मा का गुण होता है न्याय, और मनुष्य की तीन तत्व पाए जाते हैं। तीन तत्वों के आधार पर तीन वर्ग बताए। मनुष्य की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? बुद्धि, तृष्णा और शौर्य। बुद्धि यानी न्यूनाधिक मात्रा में सभी तत्व सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे उसी वर्ग में रख दिया जाता है। अब उसके प्लेटो ने यही कहा था, भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हननना करना न्याय कहलाता है। अर्थात जो वर्ग बनाए उन्होंने, जो शासक वर्ग बनाया, उत्पादक वर्ग बनाया, सैनिक वर्ग बनाया, तो प्लेटो यही कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपने कार्य क्षेत्र में रहकर काम करना चाहिए, ना कि दूसरे वर्ग के कार्यों का हस्तांतरण करता हो या दूसरे के अधिकार है उनका हनन करता हो, तो वो अन्याय कहलाएगा, न्याय नहीं कहलाएगा। और ये भी कहता है प्लेटो कि भाई एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के अधिकारों का हनन करता है तो उस व्यक्ति और उस राष्ट्र के लिए, दोनों के लिए अनहितकारी होता है, अनिष्टकारी होता है। ठीक है, अर्थात न्याय को प्लेटो ने नैतिकता का गुण, मतलब नैतिकता के आधार पर माना है। आज के आधार पर नहीं, नैतिकता के आधार पर माना। इसी तरीके से भारतीय विचारकों यानी पाश्चात्य विचारकों में प्लेटो पहला विद्वान ऐसा था जिन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया, न्यायता का सिद्धांत दिया। दार्शनिक और राजनीतिक था प्लेटो। प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक थी, जिसके आपने सुना, आपकी बुक में लिखा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ बुक में न्याय को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। विस्टन यही कहता है कि न्याय वाले सिद्धांत में प्लेटो की सभी राजनीति के तत्वों के दर्शन हो जाते हैं। कौन कहता है? विस्टन कहता है। उसके बाद हमने अरस्तु को पढ़ा, पिछले वीडियो में अरस्तु को देखा कि अरस्तु भी ये कहता है मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। क्या परिभाषा दी अरस्तु ने? कि मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है, अर्थात नियम के अनुसार कार्य करना ही क्या कहलाता है। यदि सभी व्यक्तियों के मन में समान न्याय के समान अवधारणाएं थी, न्याय की जो समान अवधारणा के कारण ये राज्य अस्तित्व में आया, अरस्तु कहता है। और अरस्तु ने तर्क दिया कि वितरणात्मक न्याय का परिभाषित करते हुए उसने तर्क दिया कि व्यक्ति को का जो पद, मान, सम्मान है, ये उसकी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान है, धन संपदा है, इसका उसकी योग्यता के अनुसार वितरण करना चाहिए। अर्थात रेखागणित में ना करके, अंक गणित में ना करके रेखागणित में उसका बंटवारा करना चाहिए। वितरणात्मक न्याय के बारे में उन्होंने कहा, यानी जो मान सम्मान है, धन संपदा है, प्रतिष्ठा है, इन सबको व्यक्ति की योग्यता के अनुसार शासक वर्ग में वो शासन करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो सुधारात्मक न्याय की बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार है उनकी रोकथाम पर बल देता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ग के अधिकारों के को की रोकथाम पर, अर्थात हनन की रोकथाम पर बल देने का कार्य करता है। वही न्याय है, वो सुधारात्मक न्याय है। अर्थात राज्य का ये दायित्व बनता है सुधारात्मक न्याय के अंदर, रचनात्मक न्याय के अंदर जो व्यक्ति को जो पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिला है उसकी रक्षा करने का दायित्व किसका होना चाहिए? राज्य का होना चाहिए। यही क्या है? सुधारात्मक न्याय है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने दो तरीके की न्याय परिभाषा दी थी अरस्तु के अनुसार। पिछली वीडियो में देखा था हमने, अनुसार न्याय के प्रकार। भाई देखो, अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय बताए। एक तो सुधारात्मक, नंबर 2 बताए वितरणात्मक। दो तरीके की। अब देखो, वितरणात्मक न्याय में अरस्तु कहता है कि पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का जो वितरण करना चाहिए वो अंक गणित में ना करके रेखा गणित में करना चाहिए। ठीक है,
अर्थात व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही उसे सब चीज मिलनी चाहिए, जितनी जिसकी योग्यता होती है उसको वही पद दे देना चाहिए। ये वर्तमान न्याय हो गया। सुधारात्मक न्याय कहता है कि राज्य को एक वर्ग के अधिकारों की रोकथाम पर, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के अधिकारों के हनन की रोकथाम पर बल देना चाहिए राज्य को, यही सुधारात्मक न्याय है। अर्थात राज्य का ये नैतिक दायित्व बनता है कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं, धन संपदा है, स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा करने का दायित्व किसका होना चाहिए? राज्य का होना चाहिए। इसे ही हम सुधारात्मक न्याय कहते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। अब देखो मध्यकाल में जो विचारक थे उन्होंने जिस तरीके से संत ऑगस्टाइन का नाम आता है, द सिटी ऑफ गॉड्स उन्होंने लिखी थी अपनी पुस्तक, उसमें जो ईश्वरीयकृत जो राज्य मानता है वो कि राज्य को बनाने वाला कौन है? ईश्वर है, लेकिन उस राज्य को लंबे समय तक यथास्थिति रखने के लिए न्याय प्रत्यय की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, ये कहता है संत ऑगस्टाइन। ईश्वरीकृत जो राज्य माना है उन्होंने कि राज्य को बनाने वाला कौन है? भगवान है। और ये ईश्वरीकृत राज्य को अच्छे से यानी लंबे समय तक ईश्वरीकृत जो राज्य है इसको यदि हमें सही से रखना है, विकास करना है, तो न्याय का होना अति आवश्यक होता है, ये कहता है संत ऑगस्टाइन। मध्यकाल के विचारक संत ऑगस्टाइन अपने ईश्वरीय राज्य को मध्य काल के विचारक संत ऑगस्टाइन कौन है भाई? संत ऑगस्टाइन अपने ईश्वरीय संत ऑगस्टाइन अपने ईश्वरीकृत या ईश्वरीकृत या ईश्वरीय संत ऑगस्टाइन अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को ईश्वरीकृत राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण ईश्वरीय जिन्होंने दिया है संत ऑगस्टाइन ने मध्यकाल के अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित ईश्वरीकृत राज्य को बनाने वाला कौन है? भगवान है। ईश्वरीकृत राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण क्या मानता है? अपर्याय तत्व मानता है। इसका महत्वपूर्ण अपर्याय, दूसरा पर्याय नहीं होता, पर्याय तत्व मानता
है, अपर्याय तत्व मानता है। क्या मानता है? ईश्वरीकृत जो राज्य है वो कह रहा है कि राज्य को बनाने वाला भगवान है, लेकिन उसमें जो उस राज्य को आगे तक चलाने में, उसका विकास करने में जो अहम भूमिका निभाएगा वो होगी न्याय। न्याय है ईश्वरीकृत राज्य में, तो विकास करेगा न्याय। चोर चौका राज्य बताएगा, आगे कह रहा है। न्याय को क्या मानता है? एक अपर्याय तत्व मानता है। वह अपनी रचना, वह अपनी रचना, देखो क्या बुक लिखी है इन्होंने न्याय से संबंधित। वह अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड, ठीक है, द सिटी ऑफ गॉड में, द सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं कि क्या लिखते हैं सिटी ऑफ गॉड में? सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, क्या लिखते हैं? देखो सिटी ऑफ गॉड में, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, न्याय विद्यमान नहीं है, देखो क्या कह रहा है? जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल क्या है? चोर उचक्कों का, चोर उचक्कों, चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, खरीद फरोख्त है, ठीक है। अब देखिए दोबारा से देख लें इसको। जो मध्यकाल के हैं हमारे संत ऑगस्टाइन, वो ईश्वरीकृत राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले न्याय को उस राज्य का, ईश्वरीकृत राज्य का अपरिहार्य तत्व मानते हैं। न्याय क्या मानते हैं? कि भाई संत ऑगस्टाइन अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण अपरिहार्य तत्व मानते हैं। यानी ईश्वरीकृत जो राज्य का सिद्धांत है इसे प्रतिपादित करने के लिए न्याय तत्व को अपरिहार्य तत्व मानते हैं। उनकी रचना है सिटी ऑफ गॉड। ध्यान रखें संत ऑगस्टाइन की बुक का क्या नाम है? द सिटी ऑफ गॉड। कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का कि भाई द सिटी ऑफ गॉड्स किसकी रचना है, तो आप बताओगे संत ऑगस्टाइन की रचना है। ठीक है भाई, सिटी ऑफ गॉड, ठीक है। अब देखो सिटी ऑफ गॉड में लिखता है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, क्या अपनी रचना क्या है? सिटी ऑफ गॉड जो रचना है उसमें लिखता है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त के समान है। क्या कह दिया? देखो ये लिख रखा है मैंने कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। क्या कह रहा है भाई? वो ये कह रहा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। अर्थात क्या मानता है? ईश्वरीकृत राज्य का अपरिहार्य तत्व मानता है न्याय को। कौन? संत ऑगस्टाइन। ठीक है भाई। अब तो ये आपको ध्यान ये रखना है कि संत ऑगस्टाइन की बुक का क्या नाम है, तो आप बताओगे द सिटी ऑफ गॉड्स। सेट जस्टिस asked them and what are kingdoms but
है, फिर देयर वेज परचेज। तो यहाँ लिख दिया है चोर चक्कों का जिन राज्यों में क्या है इसकी हिंदी, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल चोर चक्कों की खरीद फरोख्त है। ठीक है, अगस्टाइन परिवार लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। कौन कौन से भाई? परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को न्याय मानता है। व्यक्ति के द्वारा क्या परिभाषा देता है न्याय को? व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को, व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीय कृत, व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीकृत राज्य के कर्तव्य पालन, व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीकृत राज्य के कर्तव्य पालन को न्याय कहता है। न्याय कहता है, क्या कहता है भाई? ईश्वरीकृत राज्य के, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो राज्य बनाया, जैसे डे ऑफ गॉड में कहा है उन्होंने, ईश्वर ने बनाया राज्य को। अब मैं उस ईश्वरीकृत राज्य का अपर्याय तत्व होता है क्या? न्याय। इसी तरीके से व्यक्तियों का जो ईश्वरीकृत राज्य है उसके कर्तव्य पालन का ईमानदारीपूर्ण निर्वहन करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। ठीक है, अब देखो तीन विद्वान की हमने प्लेटो की परिभाषा पढ़ी। प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हनन अदा करना न्याय। प्लेटो के अनुसार दो प्रकार के न्याय बताए कि व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय दो तरीके के न्याय बताए। इसी तरीके से अरस्तु था, उन्होंने क्या मानवीय संबंधों का नियमन न्याय है। अरस्तु की परिभाषा थी मानवीय संबंध नियम उपनियमों के अनुसार जो चलता है राज्य न्याय है, मानवीय संबंधों का नियमन न्याय है। उन्होंने भी दो प्रकार की बताई, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय, दो प्रकार बताए। इसके बाद हमने मध्यकाल के संत अगस्टाइन को पढ़ा। संत अगस्टाइन ईश्वरीकृत राज्य के सिद्धांत में न्याय को अपर्याय तत्व मानता है ना। और वो अपनी सिटी ऑफ गॉड्स में लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो राज्य क्या है? खरीद फरोख्त के समान राज्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने परिभाषा दी कि व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीकृत राज्य के कर्तव्यों का पालन करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इनके अलावा व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को न्याय मानते हैं। मध्यकाल में थॉमस एक्विनास कानून में न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की निम्नलिखित परिभाषा करते हैं। कौन? मध्यकाल में थॉमस एक्विनास। मध्यकाल में ही कौन करता है? थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास मध्यकाल के भी थॉमस एक्विनास। और ये परिभाषा करता है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने एवं या तथा उन कर्तव्यों
का कर्तव्यों का पालन करने में निहित है, पालन करने में निहित है। ठीक है, क्या है? जिनकी व्यवस्था मांग करती है, जिनकी व्यवस्था मांग करती है, मांग करती है। क्या है? जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अब देखो, थॉमस एक्विनास भी मध्यकाल के विद्वान हुए हैं। वो न्याय एक व्यवस्थित, देखो न्याय की परिभाषा थॉमस एक्विनास कहता है कि व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने में, क्या लिखा है इन्होंने कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है। व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। भाई देखो क्या कह रहा है, व्यक्ति से कह रहा है कि न्याय क्या है? थॉमस एक्विनास कहता है कि अनुशासित और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने में, क्या कह रहा है कि भाई अनुशासित और व्यवस्थित जीवन यापन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। न्याय किसमें निहित है? व्यक्ति के द्वारा अनुशासित और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने में निहित है, अर्थात जिनकी व्यवस्था मांग करती है, जिन उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है। व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने में उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है, अर्थात थॉमस एक्विनास समानता को, थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक गुण मानता है, मौलिक गुण मानता है। भाई आपसे पूछे कि थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय की परिभाषा क्या है, तो आप बताओगे कि व्यक्ति के द्वारा अनुशासित और व्यवस्थित जीवन यापन करना और कर्तव्य पालन, व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना और कर्तव्यों के पालन करने में निहित होती है न्याय। ठीक है, यही कहा है। अनुशासित जीवन व्यक्ति क्या न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। ठीक है, थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक गुण मानता है। किसको मानता है? थॉमस एक्विनास समानता को मौलिक गुण मानता है न्याय का। क्या मानता है? समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानता है, या समान मौलिक तत्व मानता है, गुण नहीं, मौलिक तत्व मानता है, मौलिक तत्व मानता है, तत्व मानता है। ये जो मैंने लिख दिया, समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानता है। ठीक है, मध्यकाल की बात कर रहे हैं तो एक बार फिर हम देख लेते हैं सिटी ऑफ गॉड्स के लेखक कौन है? संत ऑगस्टाइन। समानता को न्याय का मौलिक तत्व कौन मानता है? थॉमस एक्विनास मानता है ना? ठीक है, तो थॉमस एक्विनास ने क्या परिभाषा दी? व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने में, कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। तो जुड़े रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के YouTube चैनल से, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।